कृपया सभी लोग अपना स्थान ले लें। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ पर उपस्थित समस्त वरिष्ठजनों को, सभी मित्रों को, कनिष्ठों को मेरा प्रणाम है। आज की प्रकृति, पेड़ पौधे और मौसम शिमला होने की जिद में है। यही जिद हमारे आईएमए की भी थी, इस आईएमए भवन बनाने की, जिसमें हम सफल हुए। आज का दिन गोरखपुर आईएमए के इतिहास में चमकता रहेगा, क्योंकि आज हजारों संस्था के प्रति निष्ठावान चिकित्सकों की एक परिकल्पना साकार होने जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सचिव डॉक्टर वीएन अग्रवाल अपने आप को परम भाग्यशाली महसूस करता हूं, और इसी क्रम में मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शिव शंकर शाही जी को, जो हमारे आईएमए गोरखपुर के नवनिर्वाचित और अब तक के सबसे जोशीले अध्यक्ष हैं। आईएमए भवन बनाने में पिछले कई अध्यक्षों और उनकी कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उन्हीं के योगदान के बदौलत यह कार्यकारिणी इस काबिल हुई है कि हम आज आईएमए भवन का शिलान्यास कराने जा रहे हैं। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, और मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से मंच पर स्वागत करें माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री जयप्रताप सिंह राजा जी का। सर का मधुर और सरल स्वभाव, हमेशा हमें आकर्षित करता है, और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का मुखिया का होना हमारे लिए गर्व का विषय है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने ही सदस्य डॉक्टर रमेश गोयल, एडी हेल्थ गोरखपुर। मैं निवेदन करूंगा अपने नवागत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सर से। सर जी, आपसे हम लोगों की मुलाकात अभी बहुत कम है, प्लीज़ सर। पर आपकी कार्यशैली से हम सब वाकिफ़ हो चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रदेश आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी त्रिपाठी सर का मंच पे। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी सर आईएमए की वो किताब हैं जो बोलते कम हैं लेकिन जानते सब कुछ है। मैं बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बीवी गुप्ता सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। सर ने इस भवन के लिए जो कार्य किया है और हम सबको इसके लिए जो सक्रिय किया है वो अनुकरणीय है। अब मैं आमंत्रित करता हूं आईएमए गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश आईएमए के जनरल जीवा के ज्वाइंट एडिटर डॉक्टर डीके सिंह सर को। डॉक्टर डीके सिंह सर बिल्डिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं और हम सबके उत्प्रेरक भी हैं। अब मैं आईएमए भवन सर, ये मात्र एक कंक्रीट का निर्माण नहीं होगा, यह गोरखपुर की चिकित्सकों की एकता का प्रतीक होगा। यह गोरखपुर के समाज सेवा के कार्यों का एक अग्रणी संस्थान होगा। यह गोरखपुर के चिकित्सकों की ज्ञानशाला होगी। यह गोरखपुर के निर्मल वर्ग के निःशुल्क इलाज की आशा होगी। हमें आवश्यकता है आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की। मैं आग्रह करूंगा अपने आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही से कि आईएमए के बारे में बतावें एवं इस भवन के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, इससे हम सबको अवगत करावें। शाही जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव डॉक्टर वीएन अग्रवाल सर। आदरणीय मुख्य अतिथि राजा जयप्रताप सिंह, माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सीएमओ
डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे, आशुतोष दुबे एंड एडी हेल्थ डॉक्टर रमेश गोयल सर, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी सर, डॉक्टर वी गुप्ता सर, डॉक्टर डीके सिंह एंड सभा में विद्यमान सभी हमारे सीनियर चिकित्सकगण, भाइयों और बहनों। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आईएमए के पास अपना खुद का भवन नहीं था, इसलिए ढेर सारी परेशानियां होती थी। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो सहज हृदय, सरल स्वभाव के और चिकित्सा के क्षेत्र में जन जन तक सुलभ, सस्ती और सुचारू चिकित्सा कैसे पहुंचाई जाए, इस पर बृहद कार्य कर चुके हैं। मुझे याद है जब सीएफ हम लोग एक बार बात किए थे, माननीय मंत्री से मैंने फोन पर बात किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अच्छा सुझाव दे रहे हैं, हम खुद आपसे आकर मिल लेंगे। हमने इसे टाइम मिला था मिलने के लिए, लेकिन सर ने कहा कि हम खुद आकर मिलते हैं आपसे, और सीए को किस तरह से आम जनमानस के लिए, आम गरीब जनमानस के लिए सस्ता, सरल और सुलभ बनाया जाए, इस पर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक कमेटी बनाई है। इस पर हम लोग को अपार खुशी है कि उसको किस तरह से जनोपयोगी बनाया जाए, अधिक से अधिक गरीबों का फायदा हो, लाभ हो, इस पर अभी सर का काम चल रहा है। हम लोग को बहुत आशाएं हैं, कितना मिल जाए, भूख हमेशा लगी रहती है। गोरखपुर में एम्स की स्थापना से लेकर मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन, पीएससी सीएससी में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले 5 वर्षों में, हम अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को नहीं भूल सकते हैं। मुझे लगता है कम से कम 50 गुना डेवलपमेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर में। आबादी ज़्यादा है इसलिए कम लगता है, लेकिन अब हम लोगों को एम्स दिल्ली रेफर नहीं करना पड़ता है। सारी सुविधाएं, सारा ओपिनियन, कभी नेक्स्ट ओपिनियन लेनी हो, किसी और का कुछ करना हो, तो हमको गोरखपुर में मिल जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अगले 5 साल और इनको अच्छा कार्य मिला, ताकि जो हेल्थ सेक्टर 50 गुना बढ़ा हो, 100 गुना और ज़्यादा हो, और सबको, हर जनमानस को सरल, सस्ता, सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, ये इनका टारगेट है। अभी पिछली कार्यकारिणी ने डॉक्टर सदानंद कौशिक बैठे हुए हैं, जब अध्यक्ष थे, अथक प्रयास करके हीमोफीलिया के लिए यहाँ के बच्चों को जाना पड़ता था लखनऊ। गवर्नमेंट की योजना है, अलग है, लेकिन फैक्टर रेट जब ब्लीडिंग होती है तो उनको चढ़ाना पड़ता है, घुटने के अंदर ब्लीडिंग होती है। वो फैक्टर अब गोरखपुर में उपलब्ध हो गया है। ये आईएमए का बहुत बड़ा योगदान है। आईएमए भवन में हम लोग दिव्यांग बच्चों का शिक्षण, प्रशिक्षण तथा स्वावलंबन बनाने की प्रक्रिया रखेंगे। उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उनको लघु उद्योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि चाइना जैसा देश छोटी छोटी झालर है, सब चीजें लेकर, पटाखा लेकर विश्व को आंख दिखा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। जिस दिन हमारे दिव्यांग बच्चे ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे लघु उद्योग की, वो समाज को एक नसीहत देंगे कि सबको नौकरी मानना की आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वरोजगार डेवलप कर सकते हैं, खुद देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तब हमारे देश में बेरोजगारी दूर होगी और रोजगार भी होगा। तो दिव्यांग बच्चों के लिए हमारा आईएमए भवन कृषल्पल्क है। इस तरह की चीजें हमारे राप्ती नगर में मंदबुद्धि बाल संस्थान में चल रहा है। हमारी परिकल्पना है कि हम यहाँ ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे, क्योंकि आईएमए के लोगों को ब्लड की बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार रात को एक्सीडेंट आ जाए, गन शॉट आ जाए, ट्रामा आ जाए, या दूर अलग जिलों से लोग आते हैं जिनके पास डोनर नहीं होते हैं, तो ब्लड की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनको निःशुल्क ब्लड की व्यवस्था कैसे किया जाएगा, इस परिकल्पना के साथ हम लोग एक ब्लड बैंक की स्थापना करने के लिए इसमें तत्पर हैं। अभी सीतापुर आए हॉस्पिटल में हमारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी चल रही है, जिसके डॉक्टर बीके सिंह बैठे हैं, इंचार्ज हैं। रोज सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। निःशुल्क शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर वो बैठते हैं जिनकी ओपीडी में नंबर लगाने के लिए एक गरीब सोच नहीं सकता है, लेकिन वो गरीब वहां पर निःशुल्क दिखाता है। और हम लोग ये भी चर्चा किए, अगर उसको आवश्यकता पड़ती है, तो उसका बीपीएल कार्ड है, गरीब है, तो उसको आईएमए के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी किया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि हेल्थ सेक्टर शहर तक ही ज्यादा सीमित है। गांव में, दूर दराज एरिया में, जहां बिजली अब तो हर जगह आ गया है, फिर भी कभी बाढ़ आती, कुछ और आती, बहुत जगह एमबीबीएस डॉक्टर तक नहीं मिलते हैं। तो आईएमए हेल्थ मेला, आईएमए कैंप हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं। इस बार ग्रामीण अंचल को भी टच करेंगे और वहाँ भी हेल्थ कैंप लगेगा। और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर बैठे हुए हैं, इनसे भी हम लोग सहयोग लेंगे। और ये जो भी चाहेंगे
इनसे सर से हम लोग समन्वय बनाकर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, ताकि आम जनमानस को सरकारी सुविधा के साथ साथ हमारी प्राइवेट सुविधा भी सुलभ, सरल, सस्ती और निःशुल्क मिल सके। अभी पिछले साल कोरोना आया, काफी तांडव मचाया। फर्स्ट फेज में भी आईएमए ने इसमें बहुत काम किया था। हम लोग का टेलीमेडिसिन चल रही थी, वीडियो कॉलिंग चल रही थी। दूर दूर जब लॉकडाउन था तो दूर दूर हम लोग दवा तक पहुंचाते थे। फोन से बातें होती थी, गायनिक अलग सेक्टर था, आर्थो का अलग सेक्टर, हर विभाग के डॉक्टर लोग देखते थे। मरीज से वीडियो कॉलिंग होती थी, दवा लिखी जाती थी, उसको पहुंचाया जाता था ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आपदा प्रबंधन कमेटी बना रखी है कि कभी अगर हर साल बाढ़ आता है, कोरोना भी अपना तांडव अलग अलग रूप में दिखा रहा है, इसको आम जनमानस को कैसे सचेत किया जाए, कैसे रोका जाए और आग आए तो उस कोरोना से दो हाथ कैसे मिलाकर निपटा जाए, कैसे बेजा हासिल किया जाए, इस पर हम लोग हमेशा मंथन करते रहते हैं। और नए वेरिएंट के लिए हम लोग अभी अभियान चलाने वाले हैं, क्योंकि बोला गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी को रोक देना उसके इलाज से अच्छा है। कोरोना न आए इसके लिए आम जनमानस को जागरूक करने के लिए आईएमए कृतसंकल्प है और इस पर कार्य कर रहा है और धीरे इस पर कार्य करता ही रहेगा। अभी आईएमए भवन की परिकल्पना में हम लोग रोज नित्य नए नए दवाइयाँ बनती हैं, टेक्नोलॉजी आती हैं, रोज नई खोज होती है। हमारे डॉक्टर उससे अपडेट रहें, इसलिए कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम सीएमई इस हाल में हमेशा होता रहेगा, चाहे वो गायनी का हो, चाहे हड्डी रोग का हो, चाहे बाल रोग का हो, चाहे फिजिशियन का हो, चाहे सर्जन का हो। इसके लिए मेरे पास घर नहीं था, हमको होटल में पैसा देना पड़ता था, होटल में अपनी एजुकेशन अपग्रेड करना पड़ता था। आईएमए भवन बन जाएगा तो हम अपने घर में नई टेक्नोलॉजी, नई दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता रहेगा। आईएमए के पास फंड की बहुत कमी थी शुरू में, अब हो गया है। अभी जब से भवन के निर्माण का चालू हुआ है, डॉक्टर ब्रिजेश जायसवाल ने यहाँ एक ऑडिटोरियम बनाने का शिलान्यास प्रण लिया था, जब पुराना था शाहपुर में, और आज भी वो कृतसंकल्प है, आज भी करने के तैयार है। तो भवन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जनहित का कार्य है, आईएमए भवन सिर्फ एंड सिर्फ आम जनमानस के लिए काम करेगा, आम डॉक्टर के काम करेगा, आईएम के डॉक्टरों के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा। इसीलिए अगर कोई भी इसमें कुछ योगदान करना चाहता है तो उसका स्वागत है तहे दिल से। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी काफ़ी देर से आए हैं और हमको समय से इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है। जय हिंद, जय भारत, जय आईएमए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अति उत्साह में मैं क्षमा चाहता हूँ, मुख्य अतिथि का स्वागत करना भूल गया। मैं आग्रह करूँगा अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर गगन गुप्ता जी से। डॉक्टर गगन गुप्ता, कृपया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पुष्प कुछ देकर हम सभी आईएमए सदस्यों की ओर से ये मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अमित मिश्रा, उपाध्यक्ष आईएमए, डॉक्टर वाई सिंह, कृपया एडी हेल्थ डॉक्टर रमेश गोयल जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पीसी साई, हमारे साइंटिफिक सेक्रेटरी, जिन्होंने हम लोगों को अपडेट करने का, साइंटिफिक अपडेट करने का जिम्मा उठाया है, कि कृपया हमारे सीएमओ साहब को बुके देकर स्वागत करें। अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। अब तक सभा में जो भी हुआ वह सभा की एक परंपरा थी, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुनना है। सर, हम आपसे सुझाव चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें।
आज का आपका आईएमए के नए भवन का तैयारी को लेके जो कार्यक्रम आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शाही जी, उनके साथ सभी उनके पदाधिकारीगण और सभी लोग जो आईएमओ के सदस्य जो यहाँ पर सामने बैठे हैं, हमारे ईडी, हमारे सीएमओ, सभी लोग यहाँ उपस्थित है, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले भी अभी आपके जल्दी ही लखनऊ में, शायद आप में से कुछ लोग गए होंगे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आईएमए के द्वारा हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का जो विंग है, उनके संयोजक ने आईएमए का एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखा था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और बताया जाता था कि पूरे वो जो सभागार था काफ़ी भर भी गया था, तो काफ़ी पूरे प्रदेश के कई जनपदों से संख्या में लोग आए थे। और वहाँ आदरणीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी थे और मैं भी था, और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी भी उसको संबोधित किए थे। बहुत सारे विषय आप लोग के आए थे उस समय भी, और क्योंकि अभी डॉक्टर शाही ने ये थोड़ा बहुत चर्चा किया था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और उसी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अभिमन्यु त्रिपाठी और सह संयोजक मिल के आईएमए के सदस्यों को लेके हमारे अपर मुख्य सचिव से वार्ता भी हुई थी। जो आप लोग को रिजर्वेशंस हैं, जो उसमें आप लोग को थोड़ी बहुत शंकाएं हैं उस एक्ट के बारे में, उसको काफ़ी हद तक उसको स्पष्ट कर दिया था, और स्पष्ट करने के बाद उसका एक प्रारूप बन रहा है, और प्रारूप को हम लोग करेंगे। तो हमने कहा इस बात को कह दे पहले, क्योंकि फिर बाद में कोई ना कोई पूछ लेगा कि आपने इसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो दूसरी बात, आप लोग का योगदान मेडिकल के फील्ड में खैर सबसे ज़्यादा है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जितना भी बड़ा गवर्नमेंट हो, जितना भी हम लोग करें, तो हम लगभग 35% तक रहते हैं, और बाकी 65% हमारा प्राइवेट सेक्टर में होता है, जिसमें एक बड़ी तादाद में आप सभी लोग अपने छोटे बड़े अस्पताल को लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा नए टेक्निक से, नए दवाइयों से या नई तरीक़ा से अपने पेशेंट्स को चिकित्सा सुविधा वो देते हैं। और वो चिकित्सा सुविधाएं जितना अच्छा आप देते हैं, उतना पेशेंट आपसे बराबर आपका आना जाना लगा रहता है। और ये एक व्यवस्था बना हुआ है जिसमें एक सामंजस्य भी बना रहता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में अपने सीमाओं को देखते हुए और अपने मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए कि कितना ज़्यादा आप अपना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को सीमा के अंदर ही रखते हैं। हमारे रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंसेस होते हैं, एक निश्चित बजट होता है, तो उस बजट के अंदर को हम अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट करते हैं। मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन गया, वहाँ एक अमर उजाला का एक फंक्शन था, तो उसी में मैं बोल भी रहा था। वहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छी तरह से प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अब क्योंकि इंजीनियरिंग का मामला था, और स्वास्थ्य विभाग के बारे में अगर मैं बोलूँ भी लंबा, तो आप लोग तो सुन भी लेंगे, मगर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उसको मैनेजमेंट से संबंधित मैंने करने का प्रयास किया। और जो मेरा अनुभव इस 2.5 साल के अंदर है इस विभाग के अंदर, और जो आप लोग का अनुभव है, क्योंकि आप लोग स्वयं इस पैंडेमिक, इस महामारी को आपने बहुत करीबी से देखा है। इस महामारी के अंदर जिस तरह से हम लोग ने अपना मैनेजमेंट किया, एक प्रबंधन की व्यवस्था किया, जो महाराज जी के नेतृत्व में, एक उसकी बहुत बड़ी सराहना हुई WHO में, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों में, और प्रधानमंत्री ने स्वयं उस बात को बार बार अपने VC में भी उत्तर प्रदेश का सराहना किया, और हमारे महाराज जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सराहना किया। तो एक इंटीग्रिटी होता है, एक सोच होता है कि हम कैसे इस बड़े समाज को सुरक्षित रख सकते हैं अपने सीमित संसाधनों को। और उसमें 2 चीज निकल के आया। महाराज जी स्वयं इस बात को कहते भी थे कि जब वो सांसद थे 5 बार के,
तो जो सबसे बड़ा अभिशाप इस 38 जनपद के पूर्वांचल का हिस्सा था, जो आप सभी लोग जानते हैं और वाकिफ भी हैं, वो जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस का जो ये अभिशाप था, जिसके लिए कोई निश्चित तरीका का कोई दवाई नहीं था। उसके कारण से लगातार मृत्यु होती थी, बड़ी संख्या में मृत्यु होती थी और बड़ी बदनामी भी होती थी, जो भी सरकार होते थे तब। और ये भी आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने समय में, सांसद के समय में, सड़क से लेके संसद तक लगातार संघर्ष करते रह गए और उनका एक ही मांग था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक रिसर्च लैब एक हो जाए, जिसमें हर प्रकार की टेस्टिंग इन सब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से और इन सभी वायरसेस से उनकी जांच और उनका उचित प्रबंधन करने के लिए उनका लगातार मांग था। जो भी हुआ, तत्कालीन सरकारों में कुछ भी नहीं कर पाए। जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले इसी को टेकअप किया और पहले ही इसको केंद्र सरकार से स्वीकृत करके वहाँ का जो लैब अब चल रहा है, इस लैब को अत्याधुनिक करके इसमें कई प्रकार के मशीनें को लगा के, और चाहे वो आरटीपीसीआर हो, चाहे वो अन्य वायरसेस का भी देखते हुए उन्होंने उसको स्थापित किया। परंतु उन्होंने ये बात कहा कि जब उस समय जब आपका जेई और एईएस से मृत्यु हो रही थी, उसका उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक अंतर विभागीय समन्वय, और सभी विभागों को जोड़ते हुए उसकी मीटिंग करके उन्होंने फिर इस जेई और एईएस का टीकाकरण 100% करना है। जेई का, बल्कि एईएस का तो नहीं है, जेई का टीकाकरण करने के लिए 100% एक फॉर्मूला निकाला और उसी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस पूरे 38 जनपदों में प्रति साल उन्होंने इस टीकाकरण को मजबूती से करना शुरू किया, और जिसका उपाय अब हम लोग देखते हैं, जिसका नतीजा अब हम देखते हैं कि मुश्किल से 3 या 4 मृत्यु हमारे जेई के होते हैं और बाकी पेशेंट्स तो बहुत कम आते हैं। जो आते भी हैं तो वो हर हालत से ठीक हो जाते हैं। और हर एक जनपद, इन 38 जनपदों में भी एक वायरस से संबंधित या जेई से संबंधित वार्ड बनाना, उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना और उसमें उपचार कितना ज़्यादा कर पाए, ये हर एक जगह उनने इंस्टॉल कर दिया। तो ये जो सिस्टम उनने इन्वॉल्व किया, अंतर विभागीय समन्वय, ये सबसे ज़्यादा कारगर जब जेई और एईएस के मैनेजमेंट में हुआ। इसी चीज़ को उन्होंने कोविड के मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और हम लोग जब उसमें थे टीम 11 में, टीम 11 का गठन मात्र ये नहीं था कि उसका कोऑर्डिनेशन हो सब डिपार्टमेंट्स का, बट उन डिपार्टमेंट्स में इस कोविड का फॉल आउट क्या होगा। आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश के अंदर, सारी चीज़ें बंद हो गई, उद्योग से लेके दिनचर्या जाना आना बंद हो गया। छोटे छोटे ठेले वाले, रिक्शा वाले, या जो बैठते थे फुटपाथ पर, और या छोटे छोटे दुकान, सभी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, हम लोग घर में कैद हो गए। उनका मैनेजमेंट कैसे करना था, इसी सिस्टम को उनने अपनाया। जब टीम 11 का गठन किया, हम एक तरफ अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते थे कि हमारे पास जब टेस्टिंग हमारा ज़ीरो था, ज़ीरो से हम कितना जल्दी हम बढ़ा सके, ताकि जो हमारा इन्फ्लक्स आ रहा था, जितने पेशेंट्स आ रहे थे, उसको हम कैसे कैसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ, चिन्हित कर पाए, अपने संसाधनों से बाहर न भेजना पाए, एक वो, और साथ में कितना जल्दी हम बेड्स की उपलब्धता तैयार कर पाए। और उस समय 2020 में हमने L1, L2, L3 जैसे आपका कोविड के जो लक्षण आते थे, उस हिसाब से हमने L1, L2 और L3 हमने कैटेगराइज करके अलग अलग व्यवस्था हमने बनाना शुरू किया, और अपने डॉक्टर्स को भी जो कुछ हो सका ट्रेनिंग किया। जो ICMR से और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जो उसका दवाइयों का जो एक पैकेट मिलता था और जो रिकमेंडेशन आए थे, वो पैकेट्स हम लोग ने भी तैयार करके अपना भेजना शुरू किया। तो वो जो आपका मैनेजमेंट हुआ, उसमें कई चीज़ें हम लोगों ने सीखा, क्योंकि हमने जहाँ ज़ीरो से हमने आज हम 5 लाख के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं अगर हम चाहें। अभी हम 2-2.25 लाख अभी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो नया कोविड का वेरिएंट आया है, इसको पकड़ने के लिए 2-2.5 लाख का हम लोग टेस्टिंग हमने शुरू कर दिया है। तो इतना हमारी कैपेसिटी जब बढ़ गई, उसके साथ हम लोग ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा था, तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का स्थापना हर जनपद में, टेली कंसल्टेशन उससे भी जुड़ा हुआ, हमारे जितने भी RR टीम से, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, उसको उससे जोड़ दिया। और गांव में और मोहल्ले में हमारे निगरानी समिति, जहां हम गांव के प्रधान को भी, हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इतने फील्ड स्टाफ को हम लेके जब चलते थे, तो हम ये सब कोऑर्डिनेट करने के लिए ये कंट्रोल और कमांड सेंटर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल था,
और जिसके कॉल सेंटर के माध्यम से हम पेशेंट्स को डायरेक्ट उनके होम आइसोलेशन में भी बात करते थे, और पेशेंट्स को हम जो हमारे सरकारी अस्पतालों में थे या निजी अस्पतालों में भी थे, जहाँ जहाँ भी वो थे, चाहे वो 2020 में चाहे 2021 में, लगातार हम लोग उनसे संपर्क में थे। अगर मैं अपने ऑफिस से कम 10 जनपद में एटलीस्ट 25-30 पेशेंट से मैं डेली बात करता था, तो उतना ही पेशेंट से हमारे मुख्यमंत्री जी बात करते थे, उतने ही पेशेंट से, उससे ज़्यादा पेशेंट से हमारे निदेशालय बात करते थे। तो ये जब कोऑर्डिनेशन थ्रू कॉल सेंटर्स और थ्रू हम लोग के थ्रू होने लगा, तो जो कमियां हमको दिखने लगा, उस कमियां को धीरे धीरे हम लोग दूर करते रहे। और जो बेसिक उपचार था कोविड का, दवाइयों का, पीपी किट्स देना और ग्लव्स देना, हेड कैप देना, हर चीज़ की उपलब्धता भी करना, आप लोग के साथ तालमेल करके आप लोग को भी उतना ट्रेन करना, आपके माध्यम से भी मशीनें लगना, हमारे हॉस्पिटल्स में भी हमारे डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा के साथ काम करने के लिए, ओपीडी करने के लिए बाद में जब वो शुरू हुआ तो उनको भी करना, ये सारे कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने इन सिस्टम को लागू करने के बाद किया। और वो एक मॉडल बड़ा सराहाया गया, क्योंकि उसी मॉडल में हमने ये भी देखा कि भाई जब मार्केट बंद है, जब उद्योग बंद है, जब सारा कुछ ठप हो गया, तो हमारे 35 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर आ गए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और सभी प्रदेशों से आ गए। बड़ी समस्या होगी कि उनको कहाँ रखेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी चर्चा के विषय हो गया कि उत्तर प्रदेश पहले ही, सबसे पहले हमारे महाराज जी यही बोलते थे, अभी कुछ ही दिन पहले इस बात को उन्होंने कहा था एक मीटिंग में, कि सबसे पहले जब कोविड आया तो सबसे पहले उनके पास फोन आया माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का, कि और सब तो ठीक है, कोविड आ ही गया, हम लोग को कुछ करना ही है, मगर उत्तर प्रदेश आप कैसे संभालेंगे। और तब भी महाराज जी ने उनको आश्वस्त किया कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे भी होगा हम अपना सिस्टम निर्धारित करेंगे और हम इसको नियंत्रण भी करेंगे, ये हमारा पूरा आश्वासन आपको है। तो उसी के बाद उन्होंने ठान लिया कि जो अंतर विभागीय समन्वय और समन्वय से लेके और भी उसको हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके कंट्रोल कमांड सेंटर, और उसके बाद फिर दवाई कराना, निरीक्षण करना, टेली कंसल्टेशन करना, और ये सब मिला के जब हमने शुरू किया तो हमको एक सफलता प्राप्त हुई। एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक पॉजिटिव केस का 1 to 35 का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और उनको वहीं पकड़ना, कंटेनमेंट जोन्स बनाना, वहाँ खाना पीना दिलवाना, और जो प्रवासी मजदूर आया था उनको एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना, उनका डाटा अपलोड करना, क्योंकि कौशल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे जिनको हमने बाद में उद्योग में यूटिलाइज किया। एक डेटा एंट्री करना, उनके खाते में 1000 रुपया डालना, उनके घर में 1 महीना का खाद्यान्न देना, ये एक बहुत बड़ा वो था, काम था, जिसको इसी माध्यम से हम लोग ने इसको पूरा किया। और वो मजदूर को भी हमने मनरेगा में भी जोड़ा, ताकि मनरेगा में जो उस लायक थे काम करने के लिए, गांव का विकास भी चलते रहे, सड़कें भी बनते रहे, मनरेगा में जोड़ा, तो उनका डेली इनकम कुछ ना कुछ उनका होने लगा। और असंगठित क्षेत्र में जो हमारे रिक्शा वाले और ठेले वाले घर पर बैठे थे, उनको भी 1,000 रुपया उनके खाते में डालना, ये इतना बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके नेतृत्व में किया गया। ये सब लोग नहीं समझ पाए कि उत्तर प्रदेश ने अपना मैनेजमेंट कैसे किया, और यही मैनेजमेंट का आज हम लोग इसका आज उपयोग कर रहे हैं कि 3rd फेज में भी हमने इसको और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, नए ऐप्स भी बना दिए। मैं एक जगह और बोल रहा था कि हमने अपने टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, जो हमारा बिल मेलिंडा गेट्स के माध्यम से हमारे यहाँ काम करते हैं, एज एडवाइजरी काम करते हैं, उस बिल मेलिंडा गेट्स के TSU यूनिट ने हमारे सारे जो चिकित्सा है, हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारा CHC, PHC, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, अब जो सब सेंटर्स लग रहे हैं, ये लगभग 24,000-25,000 की संख्या में था। मगर हमारे किसी भी CMO से हम अगर पूछ लेते हैं कि आपके जनपद में कितने सेंटर है, वो नहीं बता पा रहा था। अब उसका ऐप तैयार करके, ज्योग्राफिकल मैपिंग करके, सैटेलाइट के माध्यम से उसके अंदर कितने स्टाफ हमारे रहते हैं, उनके नंबर सहित कितने प्रोग्राम्स हमारे उस अस्पताल में चलते हैं, चाहे CHC हो चाहे डिस्ट्री है, कहाँ हमारा सब सेंटर हमारा अगला वाला रहेगा, कितने एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, ये हमने उससे करना शुरू कर दिया। और अब तो हमने यहाँ तक कर दिया कि हमारा जो बच्चा पैदा होता है, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होते हैं, हमारे जो अस्पतालों में जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका भी हमने एक मंत्रा ऐप कर दिया। एक छोटा सा iPad टाइप का है, उसके बगल में आपका अंगूठा निशान लगाने का है। उस अंगूठा को लगाएंगे तो वो पहले फ़ोटो तो आ जाएगा उस बच्चे का,
और उसके बाद उस माता जी का उसके माँ का उसका अंगूठा थंब लगाने के बाद उसका आधार कार्ड हम बना देंगे। तो हमारा दो चीज़ है, आधार कार्ड उसका बन जाएगा, 5 साल बाद उस बच्चे का नाम वाम जब होगा तो अपने आप उसका स्वयं का आधार कार्ड बन जाएगा। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितने हो रहे हैं, क्या उसका कितना एएनसीज हुए थे, आगे उनका क्या उनको प्रोत्साहन राशि दिया गया, ये सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेट करके हमने ये ऐप बना दिया। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस 5 साल के अंदर हमारा जो अनुभव हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोर कि टेक्नोलॉजी को आप अपने स्वास्थ्य विभाग से जोड़िए ताकि हर चीज़ को आसान हो जाए। और आज तो हमने टैबलेट भी बांट दिया, माने स्मार्टफोन भी बांट लिया अपने आशा वर्कर को, जो इतना बड़ा रजिस्टर लेके जाती थी, अब वो सीधा उस ऐप के अंदर ऑलरेडी हमारे पास सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, खाली वो अपना नाम और वो सब भरते रहेगी, सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप ही कलेक्ट होके हमारा मेन सेंट्रलाइज डाटा पर हो जाएगा। उसका काम भी आसान हो गया और हमारे बाकी चीज़ भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इस तरह करके इस 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग ने वर्क करके इस टेक्नोलॉजी को जोड़ा, कोविड के मैनेजमेंट को ठीक किया, कोविड को नियंत्रण किया और बाकी सेवाएं को भी हम अपने अच्छी तरह से प्रदान कर पाए। उसमें चाहे वो नेशनल इम्यूनाइजेशन का हो या टीबी के एक्टिव केसेस जिसका हमको एक लक्ष्य मिला हुआ है 2025 तक हमको इसका उन्मूलन करना है, या हमारे फाइलेरिया का कार्यक्रम है, या हमारे अन्य डिजीजेज जो समय समय सीजनल पर निकल आते हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे काला आजार हो, चाहे वो H1N1 फ्लू होगा, बीच में डायरिया निकल आता है और उसके बाद चिकनगुनिया आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमारे आज के सोसाइटी में, आज के समाज में प्रेवलेंट रहते हैं, बट वो समय समय पर जहाँ हमारी गंदगी ज़्यादा हो जाती है तो कुछ न कुछ मच्छर के माध्यम से ये सब बीमारियाँ निकलती है। ये सारा चीज़ें पब्लिक के सामने तो जब आता है तो उनके दिमाग में एक आता है, भैया सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही। इसलिए आज हमारा जो समन्वय जो हम बनाए, उसी समन्वय समिति के माध्यम से ये इंश्योर करते हैं कि मोहल्ले के अंदर सफाई सबसे ज़्यादा हम करवाते हैं, गांव के अंदर सफाई कराने के लिए वहां पर हम लोग प्रेरित करते हैं और कूड़ा का प्रबंधन को सही करने के लिए हर जगह पर धीरे धीरे करके अब बड़े बड़े कूड़ा प्रबंधन के फैक्ट्रियाँ और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने या उससे खाद बनाने की व्यवस्था, ये न्यू टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए ये प्रयास हो रहा है कि अब ये बढ़ती हुई आबादी, हमारी 135 करोड़ की आबादी पूरे देश में और हमारा 24 करोड़ की आबादी अपने उत्तर प्रदेश में, सफाई के साथ जब ये रहेंगे, अच्छी तरह से अपना कूड़ा का प्रबंधन कर पाएंगे, अपने घरों को साफ रखेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो पूरा प्रोटोकॉल मानते हुए अपने जीवन में सुधार लाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी बीमारियां भी कम होगी। और जब बीमारी कम होगी तो फिर हम सब के लिए एक अच्छा संदेश भी जाएगा, क्योंकि हमको तो वही स्वस्थ समाज बनाना है। इसमें आपका भी उतना ही हिस्सेदारी और जिम्मेदारी है जितना हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। उस स्वस्थ समाज को बनाने के लिए आपके द्वारा जो सहयोग होता है, आपका अत्याधुनिक आपके उपकरण होते हैं, आपकी व्यवस्था थोड़ी अलग है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं और हम अपने इस छोटे से हॉस्पिटल के अंदर या जो हमारी व्यवस्था के अंदर कितना उसको हम अपग्रेड करके कितना अच्छी सुविधाएं दे पाएँ, कितने ट्रेंड हमारे पास स्पेशलिस्ट आ जाए, ये भी हमारा एक हमेशा एक लक्ष्य रहता है। इसलिए हम लोग ने जब हमारे विभाग में कभी भी यहाँ सीएमओ बैठे हुए हैं, ईडी बैठे हुए हैं, ये लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं आता था। विशेषज्ञ माने जो MBBS करके आता था, कुछ साल के बाद वो PG करने जाता था विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ से लौट के अपना विशेषज्ञ बन के आता था। तो हमारे पास कुछ पद खाली पड़े थे और बाकी वो लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा इसमें हमको फ़ायदा नहीं मिलता था। अब हमने कैडर को चेंज करके नया कैडर स्थापित करके उसमें सुविधाएं तमाम दे के हमने उसको लोक सेवा आयोग से और इसके लिए 3600 कुछ पदे हमने विज्ञापित भी किया और उसमें से ऑलरेडी 600 लोग हमारे पास विभिन्न टाइप के विशेषज्ञ में आना भी शुरू हो गया, जिनको हम CHC लेवल पर डालना शुरू है, क्योंकि CHC हमको मजबूत करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मजबूत करना है। और अब तो हम अपना हेल्थ और वेलनेस सेंटर के माध्यम से हमारे जो CHOs होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग देके योगा को एक इंट्रोड्यूस करना समाज के अंदर। और हमारे जो आरोग्य मेला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम पेट प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, जो प्रत्येक रविवार को हर एक PHC पर हम निश्चित तौर पर चलाते हैं, उसमें हमारे इस 30-35 साल के लोगों का स्क्रीनिंग भी हमने शुरू कर दिया। और काफ़ी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आज इस उम्र के लोग जो जिनका स्क्रीनिंग करते हैं, काफ़ी संख्या में आपके डायबिटीज़, आपका थायराइड, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी
टीबी, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें फाइंडिंग आउट में करते हैं। और इतना इसको कैसे हम इसका ठीक कर पाए, उनको कैसे लाइफस्टाइल उनका बदले, उनके पोषण तत्व को कैसे ठीक करें, ये नीचे CHO और हमारे सब सेंटर्स में हम लोग सब शुरू कर रहे हैं। तो एक नया स्वास्थ्य विभाग को बनाने का प्रयास इस सरकार में हम लोगों ने किया और प्रोएक्टिव करके हमने इनको आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग से जो अनुभव हम लोग प्राप्त करते हैं इंटरेक्शन करने में, आपकी भी बहुत सारी सुविधाएं आप लोग करते हैं, आपसे भी हम लोग बहुत सारे कुछ सीखते हैं। तो इसको देख के एक अच्छा भी लगता है कि इंटरेक्शन हमारा आपका बना रहे। और उस बनने के बाद हमारा लगातार जब आप लोग के साथ बैठकें होती है या मीटिंग होती है, इनफॉर्मल या फॉर्मल, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी सीखते हैं इस विभाग में, तो अच्छा भी लगता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज मैं आपके IMA के एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शाही और सभी पदाधिकारियों ने जो आपने मुझे आज आमंत्रित किया आपके बीच में कुछ शब्द बोलने के लिए, आपके इस IMA भवन जल्द से जल्द बन जाए, उसमें आपकी एक्टिविटीज़ बराबर उसमें रहे, इसके शुभकामनाओं के साथ, और आपका भविष्य भी उज्जवल हो, ये सब को देखते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब प्रोग्राम को बहुत लंबा ना करते हुए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ब्रिजेश जायसवाल, निदेशक सावित्री हॉस्पिटल, जो हमारे सदस्य भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विजय जायसवाल, निदेशक सावित्री हॉस्पिटल, से कृपया हम सभी सदस्यों की ओर से माननीय चीफ गेस्ट डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब सभी विघ्न हरने वाले गणेश जी को ध्यान में करते हुए तथा निर्माण के देवता विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए अब मैं मुख्य अतिथि महोदय एवं मंच पर उपस्थित समस्त महानुभावों से आग्रह करूंगा